गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी इको की पहली क्लास है, उसमें आपका स्वागत है। देखो, अपना जो चैप्टर पीछे वाली क्लास में चल रहा था वो चैप्टर था अपना राष्ट्रीय आय। कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, किस तरह से इसका जो मापन है वो किया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, कौन कौन से इसके घटक हैं, वो घटक होते हैं, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, इसके माध्यम, इसके क्षेत्र, जीडीपी, एनडीपी, एमएनपी, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, आयगत वस्तुएं, दीर्घकालीन, अल्पकालीन वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं, वो सारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अपनी इस क्लास में देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आय है उसका मापन किस माध्यम से किया जाता है, कि कौन कौन से वो तरीके हैं, वो उपाय हैं जिनको अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है उस आय का मापन कर सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय आय है वो किस माध्यम में मापी जानी है, कैसे अपने को उनका जो मापन है वो करना है, किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय की गणना अलग अलग माध्यमों से कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन ने इससे पीछे वाली जो क्लास थी उसमें देखा था कि राष्ट्रीय आय है वो 3 माध्यमों पर मापी जा सकती है, या अपन क्या कर सकते हैं, उसका एक अनुमान 3 माध्यमों पर लगा सकते हैं। पहला था उत्पादन के आधार पर, दूसरा इसका अनुमान लगाया जाता है आय के आधार पर, और तीसरा जो है इसका जो अनुमान लगाया जाता है वो लगाया जाता है व्यय के आधार पर। तो जो राष्ट्रीय आय है वो 3 तरीके से अपन उसका अनुमान लगा सकते हैं, उत्पादन के आधार पर यानी जीडीपी, और अपनी रेवेन्यू कि क्या अपने को जो वस्तु अपन ने जीडीपी में बनाई उनको बनाने के बाद अपने को उनसे क्या आय प्राप्त हुई, और तीसरा होता है व्यय के आधार पर कि जो वस्तुएं अपन ने बनाई उनको बनाने के लिए अपने को कितनी लागत आई, क्या खर्चा आया, कौन कौन से अपने को उनमें से मूल्यह्रास है, कर है, सरकारी जो प्राप्तियां या जो अनुदान है, किस तरह से उनका अपने को विवरण रखना है कि क्या अपने को सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ और क्या अपने को सरकार को चुकाना है, कि किस तरीके से अपन ने अपनी वस्तुएं हैं वो तैयार की। एक उपभोक्ता अपनी आय को किस तरीके से किस माध्यम में खर्च करता है, वो सारा अपन ने पीछे वाली क्लास में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके आधार पर एक जो राष्ट्र है उस राष्ट्र की जो आय है उसका मापन किया जाता है। तो इसको मापन के लिए अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें 3 विधियां दी गई है। पहली है उत्पादन विधि। इसमें जो पहली विधि दी गई है वो अपनी है उत्पादन विधि। दूसरी है आय विधि, और तीसरी व्यय विधि। तो इस तरीके से इसकी 3 विधियां अपने पाठ्यक्रम में दी गई है। पहली उत्पादन विधि, दूसरी आय विधि, और तीसरी व्यय विधि, कि क्या उत्पादन करना है उत्पादन के आधार पे, दूसरा अपने को जो वस्तुएं सेवाएं अपन बेच रहे हैं उनको बेचने से प्राप्त रिवेन्यू या आय के आधार पर, और तीसरा है व्यय यानी एक्सपेंडिचर के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, अपनी या किसी भी देश
कि जो राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस आधार पर अपने को क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले देखो अपन अध्ययन करेंगे उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना। तो देखो सबसे पहले इसका अर्थ अपन देख लेते हैं कि उत्पादन या मूल्य विधि वो तकनीक या माध्यम है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में, यानी एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें उत्पाद जो किए गए या जो वस्तु बनाई गई उनकी गणना करके घरेलू आय यानी जीडीपी या राष्ट्रीय आय कह सकते हैं का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या अपन ने एक वर्ष के दौरान उत्पादन किया, वो ही अपनी क्या होती है, उत्पादन के आधार पर अपनी राष्ट्रीय आय मानी जाती है। कि एक फाइनेंशियल ईयर, और भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कहां से होती है, 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है भारत में। तो इस अवधि के दौरान अपन ने देश के अंदर जितना भी उत्पादन किया है उसी उत्पादन को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कि राष्ट्रीय आय उत्पादन के आधार पे कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के भीतर जो भी उत्पादन किया गया उस उत्पादन को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा अर्थ है कि उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय क्या होती है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के भीतर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसी उत्पादन को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब इसमें एक टॉपिक होता है मूल्य वृद्धि की अवधारणा। कि उत्पाद है तो उसके मूल्य या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे। तो इसमें अगला जो कॉन्सेप्ट आती है वो आती है उत्पाद मूल्य वृद्धि। कि उत्पाद है उसके मूल्य में किस तरीके से वृद्धि होती है या उत्पाद का मूल्य किसे कहा जाए, कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है। अब देखो सबसे पहले इसमें अपने को ये पता होना चाहिए कि मूल्य की अवधारणा क्या होती है। तो मूल्य वृद्धि से आशय किसी भी उत्पाद के मूल्य और इसके मध्यवर्ती उत्पाद के मूल्य में अंतर से है। तो उत्पाद के मूल्य में अंतर यानी उत्पाद का मूल्य और इसके मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य का जो अंतर होता है उस अंतर को ही क्या कहा जाता है, उत्पाद या मूल्य वृद्धि की अवधारणा कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझें कि एक सिंपल सा इसका उदाहरण ले तो उत्पाद अपन माने चीनी क्या है, एक तैयार उत्पाद है कि अपने को उसको कोई परिवर्तन नहीं करना, सीधा बाजार से क्रय करना है और उसको उपभोग में लेना है। तो वो क्या हो गया, एक उत्पाद कहा जाता है चीनी। अब इस उत्पाद का मूल्य देखें तो मान लो कि अभी चीनी की जो वर्तमान प्राइस है वो है 40 रुपीज पर केजी। कि अपने को कितने रुपए मिल रही है, 40 रुपए पर केजी में ये शुगर अवेलेबल हो रही है। अब इसी के साथ अपन देखें इसके उत्पाद का मूल्य यानी इसका जो मध्यवर्ती उत्पाद है यानी इसका कच्चा माल। तो ये तो हो गया उत्पादन का मूल्य। इसके बाद में इसका जो मध्यवर्ती उत्पाद है उसका भी मूल्य अपने को क्या करना होता है, देखना होता है कि मध्यवर्ती जो उत्पाद है उसका मूल्य क्या होता है। तो चीनी का मध्यवर्ती उत्पाद क्या होता है,
गन्ना की चीनी का मध्यवर्ती उत्पाद क्या होता है? गन्ना होता है। अब गन्ने का मूल्य मान लो 10 रुपए पर केजी या इससे भी कम, क्योंकि इसको बनाने में और भी अपने को जो साधन है वो लगाने होते हैं। ईंधन चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, उसकी पैकिंग चाहिए होती है, उसका भंडारण चाहिए होता है। तो ये सारे खर्चे भी किसमें शामिल होते हैं? तैयार उत्पाद में शामिल किए जाते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, उसे क्या कहा जाता है? मूल्य वृद्धि के नाम से जाना जाता है। कि उत्पादन के जो मूल्य है उसमें किस वजह से और कितनी जो वृद्धि है वो हो रही है। इस उत्पाद मूल्य वृद्धि का जो अंतर है कि उत्पाद का मूल्य और उसका मध्यवर्ती वस्तु, यानी जिस वस्तु से वो बनाया गया है उसका जो अंतर है, उसी अंतर को क्या कहा जाता है? मूल्य वृद्धि कहा जाता है। अब इसको अपन एक उदाहरण से समझें कि मूल्य वृद्धि का एक उदाहरण देखें अपन। कि एक सिंपल सा प्रोडक्ट लें और ये देखें कि किस प्रकार उसके जो मूल्य है उस मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले देखें उत्पादक या वो संगठन जो वस्तु तैयार कर रहा है, उसके बाद में उत्पाद का मूल्य, कि उत्पाद का पहली बार मूल्य क्या है, दूसरी बार मध्यवर्ती वस्तु उसका मूल्य, और अंत में मूल्य वृद्धि कि किस प्रकार उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, वो अपने को इसमें देखना है। अब सबसे पहले माने कि एक जो किसान है कि वो क्या करता है? कोई वस्तु उत्पादित करता है, क्योंकि सामान्य रूप से पहली बार कहाँ होती है? किसान के पास जो अनाज आया उसका मूल्य कितना था? 600 रुपए। इसकी जो मध्यवर्ती वस्तु है वो मान ले आटा माने या बिस्किट मान ले, ब्रेड मान ले, कि जो इससे बनाई जाएगी उसका प्राइस कितना है? उत्पादन का मूल्य 600 रुपए। और इसको बनाने की जो कच्चा माल था उसकी लागत क्या थी? 200 रुपए। कि किसान ने उत्पादक को कितने में कच्चा माल बेचा? 200 में। उत्पादक ने उससे क्या किया? तैयार वस्तु बनाई 600 रुपए की। अंतर कितना आया? 400 रुपए। तो एक जो उत्पादक है वो क्या करता है? वस्तु के मूल्य में वृद्धि करता है। कि पहले वस्तु 200 रुपए की थी, किसान ने जब उसको उत्पादित किया उसके बाद में उत्पादक ने क्या किया? इस पर अन्य क्रियाएं लगाई, उसको रूप दिया, उसको एक नया आकार, एक नई पहचान दी, और आटे से क्या बनाया? गेहूं से ब्रेड बनाया। तो उसके मूल्य में क्या हो गई? 400 रुपए की वृद्धि हो गई। ऐसे ही दूसरा देखें कि वो किसान से कहा जाएगा आटा मिल में, कि आटा जो मिल है वो आटा कितने रुपए में बेचता है? 800 रुपए माने। तो वो किसान से कितने में लेगा? 600 रुपए में गेहूं लेगा, और उन गेहूं को पीस के 200 रुपए अपने प्रॉफिट के जोड़ के क्या करेगा? उसको 800 रुपए में बेचेगा, क्योंकि लेगा तो वो भी किसान से ही। तो किसान से वो कम में क्या लेगा? आटा मिल है। मध्यवर्ती वस्तु क्या होगी उसके लिए? गेहूं। और गेहूं किससे लेगा? किसान से। ठीक है। इसी को तीसरे में अपन देखें कि ये जो आटा है वो किसके पास जाएगा? एक बेकरी वाले के पास, यानी जो ब्रेड वगैरह बनाता है। उसने 1000 रुपए का अपनी वस्तु तैयार की, आटा कितने में लिया? 800 रुपए में। मूल्य वृद्धि कितनी हो गई? 200 रुपए। अब और बेकरी से जो प्रोडक्ट यानी जो ब्रेड बनाई गई वो ब्रेड किसके पास जाएगी? दुकानदार के पास। और दुकानदार उसको कितने में बेचेगा? 1200 रुपए में। कितने रुपए में उसने खरीदा? 1000 रुपए में। किससे खरीदा? बेकरी वाले से।
यहां मूल्य वृद्धि कितने की हो गई, वापस 200 रुपए की। तो इस तरह से जैसे जैसे वस्तुएं आगे बढ़ती रहती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु तैयार होती रहती है, यानी अंतिम उत्पाद जो बनते रहते हैं, उन अंतिम उत्पादों को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कि यहाँ अंतिम उत्पाद क्या है, ब्रेड, जो किसके पास बिकने के लिए आए, दुकानदार के पास, उन्होंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। किसान ने गेहूं, गेहूं से आटा, आटे से ब्रेड, और ब्रेड से वो अब उस एक अंतिम उत्पाद के रूप में अपने पास है कि जो सीधा उपभोक्ता करेगा और उनको कंज्यूम करेगा, यानी उसमें उनको कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है, कि वो क्या कर सकता है, अपने उत्पादों को आसानी से विकृत कर सकता है, यानी उसको उनमें कोई बदलाव नहीं करना। चाहे तो अपन इनका क्या कर सकते हैं, एक समग्र जोड़ भी लगा सकते हैं कि उत्पाद का मूल्य कितना हो गया, 3600 रुपए एक उत्पाद का मूल्य हो गया। मध्यवर्ती जो उत्पाद है उनका मूल्य कितना हो गया, 2600 रुपए, तो मध्यवर्ती का। और मध्यवर्ती वस्तुओं से जब अंतिम वस्तु बनाई गई तो उसमें जो मूल्य वृद्धि हुई वो कितने रुपए की हुई, 1000 रुपए की इसमें क्या हुई, मूल्य वृद्धि हुई। तो इस तरीके से अपन ने राष्ट्रीय आय का उत्पादन के आधार पर एक तरीके से क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से मूल्य वृद्धि के आधार पर अपन क्या करते हैं, अंतिम वस्तुओं या अंतिम उत्पाद की गणना के आधार पर किसका आकलन करते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। कि क्या राष्ट्रीय आय अपने पास है और किस आधार पे अपने को क्या करना होता है, उस राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करना होता है। अब देखो आगे कि अपने मध्यवर्ती वस्तुएं जान ली है कि मध्यवर्ती वस्तुएं होती क्या है, कि वो पदार्थ या वो साधन या वो कच्चा माल जो एक वस्तु उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान शामिल किए जाते हैं, कि जिनके आधार पर एक तैयार वस्तु का निर्माण किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। जैसे ब्रेड के लिए आटा, आटे के लिए गेहूं, ये सब क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं है। और जैसे जैसे इनका रूप परिवर्तित होता रहता है, इनके मूल्य में भी क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। उसके बाद में है स्टॉक। अगला इसमें उत्पादन में आता है स्टॉक। कि स्टॉक क्या होता है, कि वो वस्तु या वो उत्पादन जो बाजार में बिकने के लिए तैयार है लेकिन अभी तक बाजार में बेचा नहीं गया या बाजार में बिक नहीं पाया, उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। कि वो उत्पाद जो बाजार में बिकने के लिए तैयार है लेकिन अभी तक बाजार में बिका नहीं है या बाजार में जिसको बेचा नहीं गया है, उसे क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। और स्टॉक में दो तरह के स्टॉक शामिल किए जाते हैं। पहला होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। दो तरह की इसमें स्टॉक की अवधारणाएं आती हैं। पहली आती है ओपनिंग यानी प्रारंभिक स्टॉक, और दूसरी आती है क्लोजिंग यानी अंतिम स्टॉक की इसमें अवधारणाएं शामिल की जाती है। दो तरह के स्टॉक होंगे, पहला प्राथमिक स्टॉक यानी ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग
यानी अंतिम स्टॉक इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद में देखो अगला इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है कि उत्पादन विधि के दौरान जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, कि जब उत्पादन विधि अपन अपना रहे हैं और उत्पादन विधि के आधार पर अपने को क्या करनी है, राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। कि जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि के आधार पर की जाती है तो उसमें अपने को कौन कौन सी जो सावधानियां हैं वो रखनी होती है, कि कौन कौन सी बातों का अपने को इसमें ध्यान रखना होता है, जिससे जो अपना अनुमान है वो एकदम सही लगाया जाए, उसमें अपने से क्या नहीं हो, किसी भी प्रकार की जो गलती की संभावना है वो उसमें ना हो। तो इसमें अपन टॉपिक डाल सकते हैं कि उत्पादन विधि के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो अपने को कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है, या ये कह सकते हैं कि उत्पादन विधि अपनाते समय अपने को कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी होती है, या इसके महत्वपूर्ण घटक मान लो कि कौन कौन से इसके घटक होते हैं या इसके तत्व होते हैं जो अपने को ध्यान में रखने होते हैं जब क्या की जाती है, उत्पादन विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी अपन अभी चर्चा करेंगे कि जब राष्ट्रीय आय अपन गिन रहे हो और उत्पादन विधि काम में ले रहे हो तो अपने को कौन कौन सी जो बातें हैं या सावधानियां हैं जो अपने को अपनानी होती है कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। देखो पहली इसमें जो महत्वपूर्ण सावधानी है जो अपने को रखनी होती है वो है, इसमें पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय के मूल्य वृद्धि को शामिल नहीं किया जाता। कि जो पुरानी वस्तुएं हैं या जो एक बार बेची जा चुकी हैं उनके मूल्य को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका मूल्य पहली बार कहाँ आ चुका होता है, एक बार अपन ने उनको गणना करते समय शामिल कर लिया होता है, इसलिए अपन उनको क्या नहीं कर सकते, दोबारा अपने जो राष्ट्रीय आय की गणना है उसमें शामिल नहीं करते। तो इसमें पहला कौन सा हो गया कि जो पुरानी वस्तुएं हैं यानी पुराने उत्पाद है, पुराना कच्चा माल है, उसकी जो मूल्य वृद्धि है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसमें केवल जो प्राथमिक या जो नया माल है, जो नई वस्तुएं हैं यानी जो चालू वर्ष के दौरान बेची जाती है और खरीदी जाती है, ये याद रखो कि जो चालू वर्ष के दौरान ही खरीदी और बेची जाएंगी, केवल वो इसमें शामिल होती है, ऐसी वस्तुएं शामिल नहीं होती जो पुराने वित्तीय वर्ष से संबंधित है या जिनको एक बार क्या किया जा चुका है, पहले किसी वर्ष में खरीदा और बेचा जा चुका है। वो राष्ट्रीय आय की जो मूल्य वृद्धि विधि है या उत्पादन विधि है उसमें शामिल नहीं किया जाता। और इसमें एक चीज और आगे रखोगे कि जो उत्पादन विधि है उसका दूसरा नाम क्या है, मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा है पुरानी वस्तुओं के व्यापारियों या
उनको बेचने वाले जो एजेंट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, उनका जो कमीशन है, वो कमीशन इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। कमीशन इसमें शामिल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कमीशन क्या होता है, उसकी व्यक्तिगत सेवाओं के बदले उसको दिया जाता है। कि जो एजेंट होता है, ब्रोकर होता है, दलाल होता है, वो क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय करने में योगदान करता है। तो उसकी व्यक्तिगत सेवाओं का ये एक तरह से क्या होता है, पुरस्कार होता है। इसलिए इनकी जो कमीशन बनती है, कि जब अपन वस्तुएं खरीदते या बेचते हैं तो जो भी एजेंट है, उस एजेंट की जो दलाली होती है, उस दलाली को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरा, सभी उत्पादक इकाइयां जो हैं, यानी जो वस्तुओं का क्या कर रही है, उत्पादन किया जाता है, उनमें उनका खुद का मूल्य होता है। यानी इसमें मूल्य कौन तय करते हैं, स्वयं उत्पादक द्वारा मूल्य तय किया जाता है। कि जो वस्तु बना रहा है वो ही क्या करता है, वस्तु का मूल्य भी तय करता है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि कई बार एक ही प्रकार की जो वस्तुएं हैं, कि कई बार जो एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं, उनके मूल्य में भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। कि अलग अलग वस्तुओं का, या जो एक जैसी वस्तुएं कह लो, कि एक जैसी वस्तुएं, उनका मूल्य भी क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। क्योंकि उत्पादक क्या करता है, उनका मूल्य स्वयं निर्धारित करता है। यानी किसी दूसरे से उसको क्या नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता। कि मान लो मैं वस्तु बना रहा हूं, तो मैं अपनी वस्तु का मूल्य खुद तय करूंगा कि मेरे को वस्तु कितने में बेचनी है। कोई दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को कितने में बेचता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। कि अगले की वस्तु चाहे 1 रुपए में बेचे, चाहे 100 रुपए में बेचे, उसी प्रकार मैं अपनी वस्तु चाहे 1 रुपए में बेचूं, चाहे 50 में बेचूं, चाहे 100 में बेचूं। तो इसमें कई बार क्या होती है, इस तरह की दिक्कत आती है कि मूल्य इसका एक तरह से निर्धारित नहीं हो पाता। चौथी इसकी जो दिक्कत है वो है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को शामिल नहीं किया जाता। क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में शामिल होता है। क्योंकि अभी अपन ने टेबल बनाई थी कि उसमें जो मध्यवर्ती वस्तुएं थी, उसका मूल्य अपन नहीं मानते, अपन वस्तु का मूल्य मानते हैं। कि जैसे मान लो ब्रेड है, अब ब्रेड 30 रुपए की आती है, तो मैं उसके कितने रुपए चुकाऊंगा, 30 रुपए। अब उत्पादक को वो कितनी में मिली, यानी जिसने उस वस्तु का निर्माण किया है, उसको आटा कितने में मिला, या उसने गेहूं लिए तो उसको वो गेहूं कितने में मिले, उससे मेरे को कोई मतलब, यानी उपभोक्ता को उससे कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ किस चीज के पैसे चुकाता है, जो अंतिम मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनके वो क्या चुकाता है, पैसे चुकाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के वो पैसे नहीं चुकाता। यानी इनडायरेक्टली वो क्या होते हैं, उसी में शामिल होते हैं। अगला है, स्व उपभोग के लिए उत्पादन। यानी अपने खुद के लिए जब अपन वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उसे क्या नहीं होता, बेचा नहीं जाता। अब जब वस्तु बिकेगी नहीं, तो वो किस में शामिल नहीं होगी, राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होगी। कि अपन ने शुरू में पढ़ा था कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश में जो वस्तुएं बनाई जाती है, उनके अंतिम मूल्य को क्या कहा जाता है, उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब जब वो वस्तु बाजार में बिकने के लिए आएगी नहीं, यानी उपभोक्ता उसको स्वयं अपने उपयोग के लिए रखता है उत्पादक, तो वहां उसका अंतिम जो मूल्य है, उस मूल्य को उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। अब यदि वस्तु का मूल्य कम है, तो उससे राष्ट्रीय आय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि कई वस्तु ऐसी होती है जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में राष्ट्रीय आय की गणना सही प्रकार से नहीं की जाती। उसके बाद में अगला है कि
जो सरकारी क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जो सरकारी क्षेत्रों में पाई जाती है या जिनका उत्पादन सरकारी क्षेत्रों में किया जाता है, उनके मूल्य में और जो निजी उत्पादक होते हैं उनके मूल्य में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। तो उससे भी क्या होती है, राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो करने में अपने को क्या होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि जो सरकार वस्तु उत्पादन करती है उनकी कीमत एक निजी उत्पादक के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं से कम होता है। क्योंकि जो सरकारी क्षेत्र उत्पाद करता है उनका मुख्य उद्देश्य क्या नहीं होता, लाभ कमाना नहीं होता। जो सरकारी क्षेत्र में वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वो किसके उद्देश्य के अनुसार की जाती है, अधिकतम उपभोक्ता कल्याण या सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से क्या किया जाता है, उन वस्तुओं का उत्पादन और मूल्य निर्धारित किया जाता है कि जिससे उपभोक्ता को क्या हो, राहत प्राप्त हो और वो आसानी से क्या कर सके, कम कीमतों पर अपनी वस्तुएं यानी अपनी उपभोक्ता की जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनका वो उपभोग और क्रय कर सके। तो इसलिए जो सरकारी क्षेत्र की जो है उनमें और जो निजी क्षेत्र है उनमें बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। अगला इसमें जो दिक्कत आती है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि के आधार पर की जाती है तो इसमें एक जो मुख्य समस्या और अपने सामने उत्पन्न होती है वो होती है दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या। अब दोहरी गणना की समस्या होती क्या है वो देखें, कब ये समस्या उत्पन्न होती है कि उत्पादन विधि के दौरान जब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है तो उसमें दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। दोहरी गणना होती क्या है वो देखें कि दोहरी गणना से आशय किसी भी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से ज्यादा बार करना है। यानी सीधा सा अपने को नाम से पता चलता है कि दो बार, कि किसी भी वस्तु का मूल्य अपन क्या कर लें, दो बार निर्धारित कर लें कि उसको एक बार गिना फिर दूसरी बार उसको वापस गिन लिया। कि जैसे एक मान लो एक बुक है, उसकी एक बार वो बिकी 50 रुपए में, जिसने उसको खरीदा उसने उस बुक को किसी तीसरे को बेच दिया 40 रुपए में। बुक की प्राइस कितनी हो गई, 90 रुपए, जबकि वास्तव में बुक की प्राइस कितनी थी, 50 रुपए, क्योंकि ये एक ही बार काउंट होनी थी। तो कई बार क्या होता है कि एक उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय तो कर लेता है लेकिन उनका उपयोग न कर पाने के कारण या वो वस्तुएं उसके पास उपयोगी न होने के कारण क्या करता है, उन वस्तुओं को किसी तीसरे व्यक्ति को क्या कर देता है, बेच देता है, जिससे उसकी गणना क्या हो जाती है, 2 बार 3 बार 4 बार राष्ट्रीय आय में शामिल होती रहती है। जबकि वास्तव में या वास्तविक रूप में वो कितनी बार काउंट होनी चाहिए, केवल एक ही बार उत्पादन में शामिल की जानी चाहिए। तो ही अपन क्या कर सकते हैं, उसका सही अनुमान लगा सकते हैं, नहीं तो अपन क्या नहीं कर पाएंगे, उसका सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो इसे कहते हैं कि एक बार ही वस्तु का मूल्य काउंट करना। यदि एक से ज्यादा बार काउंट करेंगे तो वो हो जाती है दोहरी गणना, कि अपन ने एक ही वस्तु का मूल्य क्या कर लिया, 2 बार या 2 बार से ज्यादा 3 बार 4 बार 5 बार काउंट कर लिया। अब इसके लिए बचा कैसे जाए कि जो दोहरी गणना की विधि अपन ने अपना ली कि उसको 2 बार गिन लिया 3 बार गिन लिया 4 बार गिन लिया, उससे बचें कैसे। तो बचने के लिए भी इसके में तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से अपन इससे बच सकते हैं। तो इसको बचने का पहला जो तरीका है, पहला उपाय है वो है अंतिम उत्पाद विधि अपनाना। अंतिम उत्पाद विधि अपनाना। और दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि अपनाना। मूल्य वृद्धि विधि अपनाना कि
पहला देखो अंतिम उत्पाद विधि, के अनुसार जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को अपने को क्या करना चाहिए, काउंट करना चाहिए, कि एक बार बिकने के बाद उनको दोबारा क्या नहीं करना चाहिए, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए, कि उनका जो मूल्य है उसी मूल्य को शामिल करना है। यानी वो मूल्य अपने को कहाँ से मिलेगा, उत्पादक से मिलेगा, कि उसने कितनी वस्तुएं उत्पादित की और उन उत्पादित वस्तुओं का वास्तविक मूल्य क्या था, वो अंतिम उत्पाद का मूल्य कहा जाएगा। और दूसरा कि जो मध्यवर्ती वस्तु, अपन ने पीछे पढ़ा था कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जिनसे क्या होते हैं उस वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसमें क्या करना, दोनों का टोटल लगाना। यहाँ पर ने देखा था कि जो उत्पाद था वो किसका आया था, 3600 रुपए, उसमें 2600 रुपए 1000 रुपए जो मूल्य वृद्धि थी, दोनों को अपन ने जोड़ा, तो जोड़ने पे अपने को क्या मिलेगा, यहाँ अपने को देखो 3600 रुपए अपने उदाहरण में प्राप्त हुए थे। तो इस तरीके से अपन ये दो विधियां अपनाकर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय में जो दोहरी गणना की जो समस्या अपने सामने उत्पन्न होती है उस समस्या से बच सकते हैं। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो लगा सकते हैं। तो इसमें तीन विधियां हैं, पहली उत्पादन विधि, दूसरी आय विधि और तीसरी व्यय विधि। तो इसमें से अपन ने आज केवल एक विधि का ही अध्ययन किया है जो थी उत्पादन विधि, कि किस तरीके से अपन उत्पादन कर सकते हैं और उसका जो अनुमान है वो राष्ट्रीय आय का जो मापन है वो अपन कर सकते हैं उत्पादन के आधार पर। तो इसमें अपन ने देखा आज कि क्या क्या इसमें दिक्कतें आती हैं, क्या इसकी अवधारणा है, किस तरीके से इसको काउंट किया जाता है, कौन कौन सी अपने को इसमें सावधानियां रखनी होती है, और जो दिक्कतें इसमें अपने को आती है उन दिक्कतों से अपन कैसे बच सकते हैं। कल जब अपनी क्लास होगी तो उसमें अपन जो दूसरी विधि थी आय विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना वो करेंगे, और यदि टाइम बचा तो कल व्यय विधि के आधार पर भी अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए अपना क्लास यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू।